अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगवाने के हवाले से काबीना के अंदर आज अहम पेशरफ्त हो सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब, साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई का इंदिया आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज काबीना के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन हम न्यूज़ के ऊपर आज 8 बजे के प्रोग्राम के अंदर अताउल्लाह ताड़ साहब, जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है, ये मामला अभी चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ भूख हड़ताल का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू किया गया है पार्लियामेंट हाउस के सामने, जिसमें मुख्तलिफ रहनुमा 3 बजे से लेकर 7 बजे तक ये भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। और आज दूसरा दिन था इस भूख हड़ताल का। क्या इसके जो मकासद हैं और इसके जो टारगेट्स हैं वो क्या हैं, कुछ इसके बारे में भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले बात करना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से। हुकूमत का ये कहना है कि बेशक आज हमने सब कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस की फाइल बंद हो गई है। अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ये हुकूमत ही नहीं है, इसके पास मैंडेट नहीं है। और सियासत में जब आप अपने हरीफ का सियासी मुकाबला नहीं कर पाते तो फिर आप उसके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के रियासती हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। कभी एबडो लगता है, कभी नैप बंद होती है, कभी किसी को उम्र कैद की सजा देने की कोशिश की जाती है, कभी कोई किसी को धुलाई कैंप लेके जाता है, कभी किसी को दरबदर कर दिया जाता है। मैं आज सुबह ये बात की आपके प्रोग्राम पे करना चाहता हूँ। दिल चाह रहा है कि उम्मत मुस्लिमा का अलमिया है, कई सौ सालों से कहते रिजाल है, खुदा खुदा करके जब कोई लीडर मिलता है तो या उसका अंजाम जिंदान में होता है या फांसी घाट पे होता है। जिंदा कौमें अपने लीडर्स का ख्याल रखती हैं, उनसे काम लेती हैं। देखिए, जब आदमी लीडरशिप के उस लेवल पे पहुंच जाए, और ये मैं एक बात ऐसी करूं, मैं इमरान खान के हवाले से सिर्फ बात नहीं कर रहा, कोई भी लीडर हो तो वो तब तक अपने लिए कर रहा होता है जब तक वो लीडर नहीं बना होता। जब वो बन जाता है फिर वो कौम का अमानत है, कौम का असासा है, फिर कौम ने उससे फायदा लेना है। क्योंकि लीडर जब बनता है वो एक ऐसे पिनिकल पे पहुंच जाता है कि पूरी कौम नहीं लेकिन कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इकट्ठा कर सकता है। तो अगर लीडर से आप काम लें तो वो कौम आगे जा सकती है। अगर आपने इमरान खान को अंदर किया है और आप उसकी पार्टी पे बैन लगाना चाहते हैं, और मेरे जैसे लोग जो अपने अच्छे प्रोफेशन छोड़ के, प्रोफेशनल लोग एक विजन के साथ इस सब जलाली परचम के लिए उसके साथ आए हैं, जब आप हमें साइड लाइन करेंगे, पहले तो कर नहीं सकते, लेकिन जब आप हमें साइड लाइन करेंगे, जब सियासी दफातर बंद करेंगे, जब सियासत पे पैरा लगाएंगे, जब कलम छीनेंगे, तो वो लोग जो कंधे पे बंदूक रख के फिरते हैं, जो पाकिस्तान के नजरिए के दुश्मन हैं, उनके लिए रास्ता खोलते हैं। क्योंकि जब मुकालमा बंद होता है अली साहब, दहशत लेकिन एक प्रॉब्लम है, गर्म होता है। अली साहब, एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी पार्टी से सिग्नल्स जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक की जो भूख हड़ताल है, इससे क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोपहर का खाना खा के उसके बाद आप हड़ताल के ऊपर बैठ जाएंगे, जब रात के खाने का टाइम आएगा हड़ताल का वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे तो कोई मैसेज नहीं जा रहा। हुकूमत की तो कोई परेशानी नहीं बन रही इसकी वजह से। देखिए, मुख्तलिफ ऑप्शन तरीके इंसाफ के पास हैं। कंट्री वाइड स्ट्राइक भी है जो जुमे को कॉल दी है पार्टी लीडरशिप ने, और नेशन वाइड प्रोटेस्ट हमने कुछ किए भी हैं। पंजाब में बड़ी फस्तायत है, लोगों के घर तोड़े गए हैं, ख्वातीन के सरों से चादरें छीनी गई हैं, लोगों की इज्जतों से खेला गया है। अभी हाल ही में ये कुछ चीजें आप उसको प्लीज उजागर किया कीजिए जो सियासत से कतई नजर इंसानियत के भी खिलाफ है। हमारे एक MNA को उठाया गया अभी हाल ही में, और उनके बेटे को तशद्दुद करके उसकी ऑडियो उसकी मां को सुनाई गई। मैं अली साहब, मैं बिल्कुल आपकी जो बात दुरुस्त है, मैं और जो जिन चीज़ों की तरफ आप पिन पॉइंट कर रहे हैं वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा दोबारा सवाल पार्टी की स्ट्रैटेजी के ऊपर है कि जिस किस्म की आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ था, 18 लोग हैं उसके अंदर, उस फुटेज में सिर्फ 18 लोग नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने जितने लोग बैठ रहे हैं, इससे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल में हुकूमत तो शायद आपको खुद कहेगी कि जनाब टेंट वगैरह, पंखे वगैरह, कालीन हम आपके लिए अरेंज करके रखते हैं, खुदा के लिए अगले 4 साल यही काम करते रहिए। देखिए, मैं आपकी बात से किसी हद तक एग्री करता हूं, और मैं तो ये समझता हूं कि ये जो हुकूमत है, जिस तरह की फस्ताई मेंटालिटी है,
और जो सियासी इंतहा पसंद हैं, बल्कि सियासी दहशतगर्दी के लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई जी शऊर सियासी रहनुमा किसी अपने सियासी मुखालिफ को सियासत से सियासी अंदाज में बाहर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सोच सकता। वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उसको फांसी चढ़ाऊंगा। आर्टिकल 6 क्या है? यानी आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। देखें, मैं आरिफ अलवी, असद कैसर, दे डोंट मैटर, व्हाट मैटर इज इमरान खान। आप इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। आर्टिकल 6 नहीं, आप कहते हो कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता इसलिए मैं तुम्हें फांसी चढ़ाऊंगा। ये वो सोच है जिस सोच का शाखसाना लियाकत अली खान बने, जिस सोच का शाखसाना भुट्टो साहब बने या बेनजीर भुट्टो साहब। लेकिन अली साहब, ये सब कुछ, ये आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश आप लोगों ने भी की थी, ये आप लोगों ने भी की थी, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ करने की कोशिश की आप लोगों ने। भाई, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 अगर लगा है बगैर किसी कोजेंट रीजन के, अगर लगा है, मैं उसके हक में नहीं हूं। लेकिन मैं आपको ये बात करूं, जो आपके सवाल का जवाब है कि मुझे सबसे ज्यादा पता है, हमारी जमात को एहसास है कि इस हुकूमत के कानों पे कोई जूं जो है वो नहीं रेंगती इससे। लेकिन एक टोकन प्रोटेस्ट है और हमारे मुखातिब पाकिस्तान के अवाम है, और हम ये समझते हैं कि इस तरह की चीजें जो है, ठीक है आपको मंतकी नतीजा फौरी नहीं मिलता, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। आप जलसा करते हैं, आप जुलूस करते हैं, आप टोकन स्ट्राइक करते हैं, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट भी करते हैं। अभी हमारा इस्लामाबाद में जलसा आने वाला है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद में उसकी पिटिशन है। हमारा 14 अगस्त का लाहौर का जलसा आने वाला है, लाहौर हाई कोर्ट में उसकी पिटिशन मौजूद है। हम कराची में करना चाह रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट की तरफ हम गए थे, वहां हमें अभी लेकिन अली साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे पिछले सवाल के जवाब में आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, सियासी दहशतगर्दी। ये बड़ा अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, जहां पे हम आजकल डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज सुन रहे हैं, ये भी आपने अच्छा इंट्रोड्यूस किया, सियासी दहशतगर्दी। आज लाहौर के अंदर एक वाकया पेश आया है जहां पे मेरे ख्याल में इसे सियासी दहशतगर्दी कहा जाए, जहां पे मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा जो हैं, उन्हें ताहिर अंजुम, उनको ज़दोकोब किया गया आपकी पार्टी की एक वर्कर की जानिब से, उनको कपड़े फाड़े गए, उन्हें तशद्दुद उनके ऊपर किया गया। और उन्होंने ये सब कुछ करते हुए जो बात कही वो ये थी कि जनाब ये आप इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं, और ये जो नफरत पैदा कर दी है, मेरे ख्याल में तो शायद आप लोग भी कोई बड़ा एहतजाज करने से इसलिए भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस किस्म की सूरत हाल सड़कों के ऊपर आ जाए। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, इस वक्त इस मुल्क को एक ऐसी सोच की जरूरत है जो इस मुंतशिर कौम को इकट्ठा कर सके। इस वक्त 8,000 अरब से ज्यादा हम रुपए कुछ ऐसे लोगों को दे चुके हैं जो हमारा खून चूस चुके हैं, हमें उसका कोई एहसास नहीं। मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है, मारामारी है। इस वक्त आपका पूरा खैबर पख्तूनख्वा ज़हनी तौर पर परेशानी का शिकार है। इन चीजों के किसी को फिक्र नहीं। ये कैसे हल होगा? मुल्क के बड़े लीडर को जेल में डाल के उसको 350 दिनों से आपने बेगुनाह रखा हुआ है। आपने उस पर जो चार्जेस लगाए, देखें, मैं फैक्ट्स पे बात करने वाला हूं, मैं ख्याली पुलाव नहीं पकाता। अली साहब, आप एक्चुअली इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई होना चाहिए कि इन मामलात को बैठ के हल करे। ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी तरफ से कर रहे हैं या हमारी तरफ से कर रहे हैं, क्या आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं? मैं इसको सपोर्ट कर सकता हूं। क्या सियासत में हाथापाई की कोई गुंजाइश है? नहीं है ना, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। यही तो वो बात है जो मैं आपको कर रहा हूं कि जब आप सियासी दफातर बंद करेंगे, लोगों को उठाएंगे, लोगों के घरों को तोड़ेंगे, खवातीन के सरों से चादर छीनेंगे, फिर लोगों में सियासी इंतहा पसंदी पैदा होती है जो गलत लोगों है, जो नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। आपको इसके रूट कॉज की तरफ भी जाना पड़ेगा कि माजी के अंदर क्या कुछ हो चुका है जिसकी वजह से कहानी आज यहां तक पहुंची है। मंसूर साहब, देखिए, हम में से सारे जो हैं, हम इन टोटालिटी देखते हैं कि मैं अगर इमरान खान साहब को देख रहा हूं तो मैं कहूंगा कि उनमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर कोई नून लीग वाला मरीम नवाज साहिबा को देख रहे हैं, वो चाहेगा कि उनमें भी कोई गलती नहीं। ऐसा नहीं होता, ये सब इंसान है और सबके अंदर गलतियां होती हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये लीडर्स जिनके साथ आप हैं, उनके साथ रहते हुए आप पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जिससे मुल्क जो है वो मजबूत हो। आपने सूबाई असम्बली जो पंजाब की है, वहां आपने हमारे एमपीएस को जो रोका, उनका गुनाह ये था कि मरियम बीबी की मौजूदगी में उन्हें स्लोगनेरिंग की। कुछ सही होगी, कुछ गलत होगी, मैं कहता हूं गलत होगी। आप उस अमल को आप तनकीद का निशाना बनाइए, आप माइक पे खड़े होइए, आप बात कीजिए, दलील से बात कीजिए।
हमारे लोगों को भी दलील से बात करनी चाहिए। और एग्जैक्टली मैं जो ये अर्ज सब कर रहा कुछ हूं, अली साहब देखिए, जी अब इसकी मैं किसी नून लीग वाला अगर यहाँ पे मौजूद होता ना पैनल में, उससे पूछता तो उन्होंने यही कहना था कि आपको याद है 2018 के बाद जब हमारे पार्टी में से कोई भी आके टीवी के ऊपर जरा बयानबाजी करता था, खान साहब के खिलाफ बोलता था, तो ठक करके नायब आती थी और उसे गिरफ्तार करके ले जाती थी। ये सारा कुछ आप लोगों ने माजी के अंदर किया हुआ है। और दोबारा आई एम गोइंग टू से दिस, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आप लोगों के साथ भी अगर हो रहा है तो जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन एडमिट तो कीजिए आपकी गलतियां हैं। अभी थोड़ी देर पहले, 2 दिन पहले, इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक्सेप्ट किया कि जनाब मैंने कहा था जीएचक्यू के सामने जाके एहतजाज करें। आपका मैंने बयान देखा, आपने कहा नहीं, इन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। 9 मुख्तलिफ जर्नलिस्ट वहां पे खड़े हुए थे, 9 मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने एक ही चीज रिपोर्ट की है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं ऐसा हुआ ही नहीं है, इंकार कर दिया आपने बिल्कुल। और मुझे पता लगा आप तो खुद वहां पे मौजूद भी नहीं थे जब ये सब कुछ हुआ है। मैं मौजूद था, आपके सामने ये गुफ्तगू हो रही थी। मैं खान साहब ने जब एक्सप्लेनेशन दी है तो खान साहब ने बड़ा क्लियर किया है। असल में शायद वो जर्नलिस्ट प्रॉपर समझ नहीं पाए होंगे, जो भी रीजन है। खान साहब ने ये कहा कि मैं तो जेर हिरासत था, 9 मई की कॉल तो मैं नहीं दे सकता था। हाँ, उससे पहले जितनी कॉल्स मैंने दी हैं वो पुरअमन थी। फिर उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया कि जब मुझ पे, वो अपना कह रहे थे कि जब मुझ पे फायरिंग हुई उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ वो भी पुरअमन था, यानी कि सबसे ज्यादा इम्कान तो उसमें पुरतशद्दुद होने का था। तो उन्होंने ये कहा कि 9 मई की कॉल मेरी नहीं थी। हाँ, उन्होंने फिर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो वो गई थी उधर जना हाउस, उसको उन्होंने डिफेंड किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो लोगों को रोक रही थी, वो तो किसी को नहीं इंतशारी किसी को कह रही थी कि आप इंतशार करें। लेकिन खान साहब ने अपनी जहां तक बात है उन्होंने इसको मेरे ख्याल में काफी हद तक क्लियर किया है कि वो जेर हिरासत थे, वो कॉल नहीं दे सकते थे। हाँ, 9 मई से पहले जितनी कॉल्स थी वो उन्होंने दी, और उन्होंने ये बात भी की है कि 27 साल से हम सियासत कर रहे हैं, हमने धरना दिया और उसके बाद हमने पानामा में गए। इन लार्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जितनी भी प्रोटेस्ट होती थी वो तो एक फैमिली अफेयर होता था, खवातीन आती थी, सारा कुछ। आप देखिए इस सूरत हाल क्या है। अगर तरीके से मुझे मेरा एक मिनट में लेट्स स्टिक टू 9 में एक और इशू जो मैं देख रहा हूं पिछले 24 घंटे में डेवलप हुआ है, आपकी पार्टी का बयानिया बनाया जा रहा है उसके ट्विटर अकाउंट से कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो क्लिप्स जो हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दिस इज फ्रॉम द ऑफिशियल अकाउंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यू एक्चुअली थिंक कि ये 9 में जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? मतलब क्या इसकी डेफिनेशन पता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है? देखिए, 9 में का जहां तक ताल्लुक है, मेरी मालूमात के मुताबिक पार्टी ने किसी को नहीं कहा कि आप हसास जगहों पे जाएं। मैं किसी ऐसी मीटिंग के मुझे कुछ इल्म नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं, हालांकि खान साहब के साथ 10 साल से मैंने काम किया है। और जब गिरफ्तारी हुई और जब मर्दान में दहशतगर्दी अदालत में पेश हुआ, अल्लाह का करम है कि इन चार्जेस से अल्लाह ने अदालत के जरिए बरी किया। ये सारे चार्जेस सामने आए, आर्मी एक्ट, फलाना एक्ट। और भाई माय क्वेश्चन, इमरान खान तो दिस वाज नॉट माय क्वेश्चन अली साहब। मेरा क्वेश्चन ये है तो कि आप बिलीव करते हैं कि 9 में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? मैं आपसे कैटेगोरिकली सिर्फ हाँ या ना में पूछ रहा हूं। क्लियर देखें, इस पे क्लियर कट मेरा व्यू ये है जो खान साहब का है। और खान साहब ये कहते हैं कि इस पे आप जुडिशल कमीशन बनाइए, जो डीजीआईएसपीआर साहब ने भी बात की। देखें, ट्विटर अकाउंट्स और ये चीजें, असल तो आपका जो बयानिया है वो है जो आपका सिटिंग चेयरमैन कर रहा है या नॉट रियली चेयरमैन बात कर रहा है। नहीं, नॉट रियली सर, नॉट रियली सर, नहीं नॉट रियली सर। आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्विटर अकाउंट आपका अकाउंट है, आपका बयानिया है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। वो हमारा बयानिया देता है, वो हमारे बयानिए को प्रोपेगेट करता है, लेकिन बयानिया बनता चेयरमैन तहरीक इंसाफ से है। इमरान खान साहब बयानिया बनाते हैं तो ट्विटर अकाउंट या गौहर साहब या हम लोग उसको आगे लेके जाते हैं। जो बात डीजीआईएसपीआर ने आज से कुछ महीने पहले की थी, और वही बात इमरान खान साहब 1 साल से कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस वक्त पाकिस्तान, ये मेरे सामने इस वक्त फोन के ऊपर जो है मैंने इस्तेमाल करते हुए, वीपीएन इस्तेमाल करते हुए, ऑब्वियसली मुझे ट्विटर अकाउंट खोलना पड़ रहा है आपका सिर्फ ये खबर के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट पे पिन हुई हुई है ट्वीट सबसे ऊपर, और जिसमें मैं पढ़ देता हूं ताकि आपका जवाब आ जाए। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये लिखा हुआ है। क्या डीजीआईएसपीआर साहब ने इतराफ जुर्म कर लिया? क्वेश्चन मार्क। Has DGISPR confessed involvement in the May 9th false flag operation? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट ये सब कुछ कह रहा है। मैं कैटेगोरिकली आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं, ये गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है? देखिए, तहरीक इंसाफ को, हम लोगों को इस बात का एहतमाल है कि वो लोग जो वहां एहतजाज पे गए, जिनको कॉल तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली नहीं दी थी कि आप जाके कुछ हसास जगहों पे करें, क्योंकि खान साहब तो खुद जेर हिरासत थे, लेकिन वो चले गए।
ठीक। अब हमें एहतमाल ये है कि उसमें इंतशारी घुसे हैं जिन्होंने सारा काम करवाया, क्योंकि हमारे लोग पीसफुल प्रोटेस्ट हमेशा करते थे। इसलिए बेस लाइन क्या है, देखें कोई तो सही कुछ भी लिखा हुआ ना बात सर करेगा, अली साहब, ये सही लिखा बेस हुआ ना लाइन फिर, क्या है, ये सही लिखा हुआ ना फिर। बेस लाइन ये है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए। तो ये जो डीजी सर साहब कह रहे हैं आपकी वो भी कह रहे हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करे। अली साहब, मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, आप खुद देखिए सर, इन्वेस्टिगेशन उसका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट आपको देगा। मैं वही आपसे कह रहा हूं, आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ ठीक लिखा हुआ है, आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ गलत लिखा हुआ है। मुझे कोई एक जगह बता दीजिए, मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सवाल कर रहा हूं कि क्या ये सही लिखा हुआ है या ये गलत लिखा हुआ है। मैं पीटीआई के एक रहनुमा से सवाल कर रहा हूं। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि इमरान खान साहब 1 साल से कह रहे हैं जी, हम सब 1 साल से कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, दैट्स फाइन, बट इज दिस अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? इज दिस अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? हम किसी सूरत ये नहीं कह रहे कि हमारी आर्म फोर्सेस ने जाके अपना ये सारा किया है। हम ये कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि वो इंतशारी कौन थे जिन्होंने जाके ये सारा कुछ, ये क्लियर हो गया? नहीं, ये अच्छी बात है, क्लियर हो गया। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कह रही कि आर्म फोर्सेस ने खुद करवाया, इज दैट राइट? ऐसे ही है ना? हम ये कह रहे हैं कि हम उन पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो फिर ये गलत लिखा हुआ है, पानी का पानी हो, ये गलत लिखा हुआ है ना फिर, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो फिर आप बेसिकली फौज को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपने आपके मुताबिक तो फिर ये गलत लिखा हुआ है। ये जो ट्वीट पिन की गई, कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी आर्म फोर्सेस के खिलाफ नहीं रही, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल को हमेशा हमने क्रिटिसाइज किया है, और सिर्फ हमने नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी किया है और नून लीग ने भी किया है। बाकी कौन सा पाकिस्तानी है जो ये चाहेगा कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को नुकसान पहुंचे? खान साहब ने हमेशा इसकी मुखालफत की है, लेकिन इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना एक चीज। बिल्कुल ठीक, एग्रीड विद यू। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू उनकी सुनी। मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सीनियर सियासतदान फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे क्या मामला है भाई, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो पाबंदी, वो जोश खरोश, वो जो कुछ हमें बताया गया था मौजूद है या टेबल से हटा दिया गया है? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी, उनकी भूख हड़ताल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और आगे का क्या लाए अमल है, इसके बारे में वो तफसील से बात कर रहे थे। क्या ये खतरा टल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी लगेगी? इस पर मजीद बात करेंगे। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाडा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हालात के ऊपर कुछ गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैबिनेट के आज का जो एजेंडा था उसमें तो ये पॉइंट शामिल नहीं था कि आर्टिकल 6 के हवाले से कार्रवाई हो या पीटीआई के ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म की पाबंदी लगाई जाए, लेकिन खबरें इस तरह की आ रही हैं जैसे द गवर्नमेंट इज़ गोइंग कोल्ड फीट, डर रही है शायद ये कदम उठाने से कि इसका जो बैकलैश आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आप समझते हैं कि ये खतरा टल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी? शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए मंसूर साहब, गवर्नमेंट अगर अपने बोझ तले और अपनी अंदरूनी झगड़ों से बाहर निकलेगी और कोई लाइक काम करेगी तो बात है। बात सारी इतनी सी है कि यहाँ बैन और नो बैन का इशू का सवाल का जवाब ये है कि इस मुल्क में फांसी के फंदे पे चढ़ते हुए आदमी को नोटिफिकेशन मिल जाती है कि वजीर आजम मुल्क का बन गया है, और जो वजीर आजम मुल्क का होता है उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। हैविंग सेड दैट, अगर आपने मुझे अपने शो पे बुलाया है तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए मंसूर साहब कि मैं आपके कैमरों पे आग लगा दूं, आप पे गोलियां चला दूं, शीशे तोड़ दूं और बम फाड़ के यहाँ से निकल जाऊं, और आपके मैं ना कानूनी कार्रवाई करूंगा और ना ही आपको रोकूंगा अपने शो पे आने पे। ठीक है। सो सिंपल इज दैट, जो लोग सही हैं वो सियासत करें, जो लोग इंतशारी हैं वो सियासत नहीं कर सकते, और उसको एड्रेस करेगी दहशत गर्दी को, चाहे वो बॉर्डर की हो, बॉर्डर के बाहर हो, माशी हो, इदारों के खिलाफ हो, मुल्क के खिलाफ हो या डिजिटल दहशत गर्दी हो। मैं क्लियर हूँ, 9 मई के वाक़े के अंदर अब एडमिशन भी कर ली इमरान खान साहब ने कि मैंने भेजा था GHQ, फिर कहा पार्टी ने भेजा है तो डबल एंडोर्समेंट कर ली, फिर उसके बाद आपने बन्नू के अंदर PTI का स्टांस देख लिया है। तो इस तरह की तो पॉलिटिक्स चल नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब बाहर आते हैं मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहे कानूनी तौर पर। अच्छा। नंबर 3 कि गवर्नमेंट को तो आज कोई खतरा नहीं है, अगर गवर्नमेंट के अपने वजीर आके इंस्टेबिलिटी करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज गिरा देंगे और एक घटिया बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे जो खरीदने को तैयार नहीं, ना अली निकम्मापन और फेलियर जो है वो किसी और को डालने की कोशिश करेंगे, डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे जिसको खुद ही उनकी पार्टी कंडेम कर दे। सर ये मेरा कसूर तो नहीं है, हम तो खामोश इसलिए कि जी SIFC के तहत अगर आप पाकिस्तानियों के लिए कोई बेहतरी कर देते हैं तो ठीक है,
अदरवाइज तो अगर आप ये जमहूरी गंदा बदबूदार एक्सपायर्ड लीडर का जनाजा लेके आपने चलना है तो वो भी आप लेके सारी जिंदगी तो नहीं चल सकते। आप ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, अलायक हो नलायक हो, आप हुक्मरानी करें। और जिन्होंने मुल्क का भट्टा बिठाया है समेत पीटीआई के, और वही मुल्क को अब संवारने की तरफ चली जाएगी, तो वो भी मंसूर साहब अब ज़्यादा देर मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा था आखिरी इक़्तिदार है सारी पार्टियों को समेत फैसल साहब, आपकी बातों से तो फिर मुझे लग रहा है कि ना ये वाले अच्छे हैं ना वो वाले अच्छे हैं, तो फिर स्टेटस चलेगा क्या मतलब कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी या कोई और कोई सेटअप आएगा, या इस चीज का कोई शक क्या मौजूद है इस वक्त हवा के में? मंसूर साहब देखें, अगर गवर्नमेंट को तो ना किसी इदारे से कोई खतरा है ना किसी और इंडिकेटर से खतरा है। इंडिकेटर्स तो बेहतर है कंपेरेटिवली। उनकी जो अंदरूनी झगड़ा है, पोता पोती, नवाज साहब, बहन, माँ बेटी, चचा मामा ताया, ये जो बाप की जागीर है हमारा मुल्क, उनके अपने झगड़े हैं। वो झगड़े आप हमें तो डिस्टेबलाइज ना करें ना ये बातें कर कर। आपके अपने अंदर के झगड़े इक़्तिदार के, तो आप अपने झगड़े खुद सॉर्ट आउट करें। दूसरा है कि मुझे टेक्नोक्रेट्स की कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र ये आ रहा है कि अगस्त और सितंबर जो है वो सर्दियों का मौसम हो इस्लामाबाद में, सियासी तौर पर गर्मी होगी, उसमें भी हुकूमत को खतरा रही है। आपको पता है कि मैं किसी वजह से मुल्क से, अब आपको पता है हर महीने 10 से 12 दिन बाहर रहता हूँ, फिर इस्लामाबाद रहता हूँ, कराची रहता हूँ, तो मैं तो अब परसों चला जाऊँगा। तो मैं अब आपके पास खिदमत में आऊँगा जब सर्द मौसम में गर्मी शुरू होगी सियासी। और आपकी नज़र में सर्द मौसम में ये गर्मी क्यों शुरू होगी? मंसूर साहब, आप मुझे अगस्त में नहीं बुलाना चाहते, सितंबर में नहीं बुलाना चाहते? नहीं, हम तो चाहते हैं आप छोड़ के ना जाए, आप हमारे पास ही रहें। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। नहीं मंसूर साहब, मेरे ख्याल से लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। बट हैविंग सेड दैट, ये जो अभी धरने धुरने जल से जुलूसों की कहानी हो रही है, ये भी कहीं मनती के अंजाम तक पहुंचती भी नहीं जा रही। मुल्क को अभी सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है, एंड वी शुड फोकस फॉर पाकिस्तानीज़ एंड फॉर पाकिस्तान। सियासी, और ये पॉसिबल नहीं है कि जी सर, सियासी इस्तेकाम जो है वो क्या मखसूस नशिस्तों के साथ भी जुड़ा हुआ है या नहीं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है? मंसूर साहब देखिए, जहां तक रिजर्व सीट का मामला, गए थे मंसूर साहब, केस लेकर फैसला आ गया फैसल वाडा के नाम पर, नंबर 1। नंबर 2 है कि आइन में कुछ चीज़ें कैटेगोरिकली लिखी हुई हैं। अगर ये मखसूस नशिस्तें जो है, मखसूस नशिस्तें अगर आप स्ट्रेट अवे सुन्नी ताकत काउंसिल को दे देते जो अपना मुद्दई थी, तो बात खत्म हो जाती। आइन में 3 दिन लिखा हुआ है, तशरीह आई है 15 दिन की। आइन में लिखा हुआ फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, तशरीह आई है, फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं आप इन अ वे। आइन में है कि जी आपका सेटअप के अंदर अगर आपका चेयरमैन जो है वो इलेक्टेड नहीं है तो उसका एक सवाल है। प्लस एफिडेविट्स, आज मैं एफिडेविट देता हूँ मैं अमेरिकन हूँ, 2 दिन बाद आपको एफिडेविट देता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तीसरे दिन देता हूँ मैं कहीं और का हूँ, तो आप मुझ पर 62 और 63 लगाएंगे। तो यहाँ एफिडेविट बदलेंगे तो क्या होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट कि तरमीम और अमेंडमेंट ये पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का तशरीह का है, वो भी आइन में लिखा हुआ नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट ये है, जब आप कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे तो सब आइन खेलेंगे। उस आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन है, वो भी आइनी होता है, पार्लियामेंट है वो भी आइनी होता है, सुप्रीम कोर्ट है वो भी आइनी होता है, फिर स्पीकर है, फिर पार्लियामेंट है, फिर सदर है, तो 4 आइनी होते मैंने आपको बता दिए। अब 4 आइनी होदों के अंदर पिंग पोंग खेलनी है तो ठीक है। आपने शब खून मारा था पंजाब और केपी में इलेक्शन ना कराकर, तो उसमें क्या हुआ था? ठीक, तो ताखीर भी है। मुझे तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना एप्लीकेबल होता हुआ नजर आ रहा है, मायूसी नजर आ रही पीटीआई के क्वार्टर्स में। लेकिन आपने जो थोड़ी देर पहले जिक्र किया अगस्त और सितंबर का, 1 अक्टूबर के अंदर भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। और जहाँ पे ओहदों की आप बात करें, वहाँ पे जाहिर बात है हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ओहदे की बहुत बड़ी तब्दीली देख रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जब वो तब्दीली होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकता है कि मुश्किलात जो है वो आसान होना शुरू हो जाएं। इसको किस तरह एनालाइज करेंगे आप? देखिए मंसूर साहब, बा मुलाहिजा होशियार फैसल वाडा हाजिर हो, इस तरह में मुल्क नहीं चलते। अच्छा, बड़ा क्लियर हूं मैं इस बारे में। हाँ। हम सबको अपनी अपनी आइनी लिमिट्स, अपने अपने ईगोज डाउन करके पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए चलना। ये तासुर नहीं होना चाहिए कि कोई इदारा किसी इदारे के खिलाफ खड़ा हो गया है, कोई पार्टी के पीछे कोई इदारा खड़ा हो गया है, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट दूसरा इदारा खड़ा हो गया है। ये पाकिस्तान का नुकसान है, और ये जारियत वाली और इंतशार वाली सियासत भी एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। तो मैं जो देख रहा हूँ
उसके अंदर मुझे अभी तक गवर्नमेंट की अपनी हरकतों के अलावा गवर्नमेंट को खतरा नज़र नहीं आ रहा मुझे। लेकिन आप ये तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात होगी ना, अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ देखें, बरतानिया के अंदर आपने देखा कि वहाँ पे 12 एमपीज़ और लॉर्ड्स जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने पीटीआई के जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उससे सपोर्ट किया। वहाँ पे ऐवान नुमाइंदगान अमेरिका के अंदर जो है ऑलरेडी एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो है वो पास कर चुका है। नवंबर के अंदर अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्या ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, इसका असर भी कोई आप पाकिस्तान की सियासत पे नहीं देख रहे? मंसूर साहब देखें, जो कल यूके में हुआ है, 1500 लोगों में से 10-12 आदमी आ गए, तो वो तो इट्स नॉट इवन 10%, ठीक है, तो वो तो वही मुद्दा बैठ गया, वो तो बिका ही नहीं। जहां तक रेजोल्यूशन की पास है, रेजोल्यूशन आती रहे, रेजोल्यूशन इज नॉट अ बाइंडिंग। एक हम कमजोर मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तहत, वीक इकॉनमी के ऊपर चलती हैं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रियां, लेकिन हम खुद मुख्तार तो हैं। ठीक है। तीसरा ये कि उनके अपने वहाँ बहुत सारा कुछ है। एक प्रेसिडेंट इलेक्ट के ऊपर अटेम्प्ट हो गया है मर्डर का, उनके अपने वहाँ क्वेश्चंस खड़े हुए हैं, उनके लिए उनका मुल्क पहले है, बाद में चीज़ें हैं। हम जोग्राफिकली जिस जगह पे मौजूद है पाकिस्तान, वो एक ऐसी आर्टरी है कि अगर उसको ज़्यादा छेड़ा गया, चोक किया गया, तो हार्ट बंद हो जाएगा। तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, और ये जो निज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, ये छट रहा है। ये इक़्तिदार सारी पार्टियों का सब तहरीक इंसाफ के ये आखिरी इक़्तिदार है, इवॉल्व हो रही है। हमारी 100 साल की डेमोक्रेसी नहीं है, चीज़ें टर्न अराउंड हो रही है। आपसे पहले बहुत सारे एंकर्स थे, फिर आपने उनकी स्पेस ली, हमने स्पेस ली, लेकिन हम ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे, हमारी भी शेल्फ लाइफ है। हाँ, हम मेरे वालिद 60 साल से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वो फरारी स्टार्ट नहीं कर सकते। जो काम का तजुर्बा आपके वालिद के पास है, वो काम आप नहीं कर सकते, और जो काम आप कर रहे हैं वो उनको नहीं आता। तो एक हर चीज़ की शेल्फ लाइफ, इसीलिए इसको इवॉल्व कहते हैं, फैसल साहब, वो इवॉल्व होना जरूरी है। जहाँ पे तो है नहीं पाकिस्तान, जहाँ पे आप शेल्फ लाइफ की बात कर रहे हैं, ये अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात करती है कि पिछले 77 साल से एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में रहा है, उसका शेल्फ लाइफ भी अब खत्म होने जा रहा है, और हम वो इनकलाब ले आए हैं। और अब आप देखिएगा एस्टैब्लिशमेंट का वो किरदार नहीं होगा आने वाले सालों के अंदर, पाकिस्तान अब बदलने लगा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रियासत होती है, और अब वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी रियासत होती है। रियासत से तो आप जब टकराएंगे तो सर फट जाएगा आपका। सो एट द मोमेंट, जब तक 100-150 साल नहीं होते आपकी जमहूरियत के अंदर, आप ये नहीं कह सकते उसमें भी रियासत का ताल्लुक रहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन इधर जब आप मुल्क दुश्मनी का बेड़ा उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है और आप कसम उठाते हैं, आप जाने भी देते हैं कि बॉर्डर के बाहर भी हम संभालेंगे, तो बॉर्डर के अंदर भी आपने समझा, जो भी इश्तियाल पहुंचाएगा, जो भी नुकसान पहुंचाएगा, जो भी मुल्क दुश्मनी करेगा, जो भी शहीदों का तमस्करा उड़ाएगा, जो भी टैंक जहाज उड़ा देगा, जो भी मुल्क को नुकसान देगा, जो भी दहशतगर्दी करेगा, जो भी इंस्टिगेट करेगा, वो हमेशा टारगेटेड ऑपरेशन के तहत, जैसे दहशतगर्दी को फौज 2002 से जाने दे के एड्रेस कर रही है, 9 मई से लेके इन सब दहशतगर्दी को भी एड्रेस करेगी। माइनस दैट सब पॉलिटिक्स करें, किसी ने किसी को रोका नहीं है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन आपके आगे मिसाल है। इस्लाती और इंतशारी, ये दो पॉलिटिक्स का डिफरेंस है। जो इस्लाती हो जाएंगे वो पॉलिटिक्स कर सकेंगे, जो इंतशारी रहेंगे वो अपने अपने अंजाम पे पहुंचे। रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, क्या आप देख रहे हैं कि पीटीआई के और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं आने वाले हफ्तों में? देखिए जी, इस चीज़ के अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, और मैंने कहा था कुछ दिन पहले ही जब ये रिज़ल्ट आया और उसके बाद फिर एक इश्तियाल पीटीआई के अंदर आपने देखा, और वही 9 मई की तैयारी और उस तरह की स्टेटमेंट्स और वैनम बकना सब शुरू हो गए। तो मुझे उनकी मुश्किलात लग रही है। मैंने कहा था 6-7 दिन 8 दिन पहले कि बुलडोज़र विद स्पाइक्स वाला, यानी कि ऊपर से भी सफाई होगी और स्पाइक्स वाला नीचे भी खड्डा भी खोदता हुआ साथ चला जाता है। फैसल वाडा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सियासतदान सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सीनियर तजियाकार, एंकर पर्सन और सहाफ़ी सुहेल वड़ैच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल किस तरफ जारी है, क्या हम लोग एक डेडलॉक की तरफ जा रहे हैं, कोई खिचड़ी पक रही है, वो क्या देखते हैं, सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वो हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला ऐलान, लेकिन उसके बाद आज जब काबीना की मीटिंग होती है तो ना इस मुद्दे को एजेंडे में शामिल किया जाता है और ना आर्टिकल 6 की बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। दफ्तर सील किया जा चुका है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी चहमगोइयाँ हो रही हैं। आखिर ये मामला जा किस तरफ रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। सीनियर तजियाकार, सहाफ़ी, एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रहनुमाई चाहिए सुहेल साहब आपकी, ये जो कुछ भी हो रहा है, आज फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, रेफरेंस के हवाले से या आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से कुछ नहीं हुआ, जबकि पिछले 24 घंटे से बहुत से सवाल किए जा रहे थे। क्या समझते हैं आखिर क्या वजह हुई होगी? क्या हुकूमत बैकफुट पे जा रही है? ये अनाउंस तो उन्होंने कर दिया, लेकिन आपकी नज़र में क्या ये अब हुकूमत बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, दो तरीके हैं चीज़ों को देखने के मंसूर साहब। एक तो ये चीज़ है कि भाई अल्टीमेटली क्या होगा। जो इस वक्त तो हमारे तीनों चारों जो बड़े फरीक हैं, ये ऐसे मुझे लगता है कि सारे बंद गली में मुक़य्यद हो गए हैं और कोई भी अपने मौक़िफ़ से वो समझता है कि मैं दस्तबरदार हुआ तो मेरी तबाही है। ठीक। और इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सारे तसादम की तरफ जा रहे हैं। और फिर जो तसादम होता है जब किसी भी चीज़ का या अनसीन कोई इवेंट हो जाता है, तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा, किसका कितना नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होगा। तो नतीजा तो मुझे ये नज़र आता है कि अगर किसी में लचक नहीं नज़र आएगी तो ये मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, फिर आप रोक नहीं सकते इस तरह के इवेंट्स को। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों बंद गली में है? वो इसलिए बंद गली में है कि देखें, वो चाहते तो पता नहीं ये हैं आर्टिकल 6 लगाना, पाबंदी लगाना, लेकिन इस वक्त उनके पास भी वाहिद चॉइस जो है वो ये है कि वो मुक़्तदरा के साथ मिलके चलना चाहते हैं। और मुक़्तदरा और उनकी इस वक्त पॉलिसी जो जॉइंट है वो यही है कि तहरीक इंसाफ को हमने माफ़ नहीं करना, क्योंकि मुक़्तदरा 9 मई के वाक़े को भूलने को तैयार नहीं है, माफ़ करने को तैयार नहीं है। और अब ये उनके पार्टनर हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में, तो ज़ाहिर है इनको उनके साथ हम आवाज़ होना पड़ेगा। और जब ये हम आवाज़ होते हैं तो दूसरी तरफ इनको ये भी प्रॉब्लम है कि जो इनकी माजी में जमहूरियत के साथ, आइन के साथ जो कमिटमेंट रही, वोट को इज़्ज़त दो, इस तरह की जो बातें रहीं, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से पार्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ आवाज़ें उठती हैं। लोग भी कन्विंस्ड नहीं हैं कि भाई आप एक तरफ तो चाहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो, जमहूरियत हो। ठीक है, तहरीक इंसाफ ने जो भी गलत किया, आप भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं जो वो मुक़्तदरा के साथ मिलकर करता था। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स तो है, और उस पैराडॉक्स से मेरा ख्याल है ये गुजर रहे हैं। और ये अगरचे ये फैसला कर चुके हैं पीपल्स पार्टी भी और ये भी कि हम मुक़्तदरा का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके पास भी ऑप्शन नहीं है। ना तहरीक इंसाफ इनके साथ हाथ मिलाने को तैयार है, ना शायद माफ़ करने को तैयार है। तो इनको नज़र आ रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ जी तो साहब, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं इससे तो फिर ये लग रहा है कि इस लड़ाई में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो दिल से शामिल नहीं है, वो मजबूरी के तहत जो है इस लड़ाई के अंदर शामिल है, ज़बरदस्ती अपनी फ़ौजों को बीच में उतार रही है इस जंग के अंदर। एक्चुअली वो ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। नहीं, लेकिन आपको पता है ना कि बाज़ औक़ात आप रिलेक्टेंटली लड़ाई में शामिल होते हैं। ठीक, इंसान की आप लड़ाई देखें या पार्टियों की या हुकूमतों की, लेकिन जब आप फिर जंग में उतर जाते हैं और उधर से भी गोला आता है तो आपको भी गोला चलाना पड़ता है। तो अब वो सूरत हाल है कि चाहे ये रिलेक्टेंस थी इनकी या नहीं थी, लेकिन अब चूँकि इत्तेहादी हैं, मुक़्तदरा के साथ मिल के चल रहे हैं, हुकूमत है और मफादात एक हैं, तो इसलिए फैसला चाहे फेडरल गवर्नमेंट करे तो मुक़्तदरा के पास ज़ाहिर है वो उसको भी वो अपनाना पड़ेगा, और मुक़्तदरा कहेगी तो इन्हें अपनाना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी के पास भी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से भी तहरीक इंसाफ उसको भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। तो और इनको ये पता है कि अगर इमरान खान आते हैं तो हम तो सारे जेल में जाएंगे और हमें फिर वो माफ़ भी नहीं करेंगे। तो वो एक तरफ डेवल एंड डीप सी वाला मामला है। तो सुहेल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर स्ट्रैटेजी को देखा जाए, इन्होंने एक अलामती भूख हड़ताल शुरू की है, 3-4 घंटे की एक भूख हड़ताल है।
एज सच अभी तो कोई बड़ा एहतजाज हमने सड़कों के ऊपर नहीं देखा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकल आए हों। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ एक्टिविटी बड़ी ज़रूर फिर भी हुई है, लेकिन वो भी कोई काबिल मतलब जिक्र ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। क्या ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डिलिबरेटली ये कर रही है कि किसी बड़े शो का ऐलान नहीं कर रही, ना करने जा रही है? क्या वो दोबारा से मुक्तदा के गुड बुक्स में जाना चाहती है जिसकी वजह से कोई ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं हो रहा, वो छोटी मोटी फोटोग्राफी के लिए मतलब कैमरे के लिए जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं? या आपके ख्याल में वाकई अब पब्लिक जो है वो बाहर एहतजाज के लिए आना नहीं चाहती और इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने आप को इस इम्तिहान में नहीं डाल रही? मंसूर अली खान साहब, देखिए बड़े वाज़े तौर पर मुझे दो नुक्ता हाय नज़र तहरीक इंसाफ में नज़र आते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि दो ग्रुप्स हैं, दो नुक्ता हाय नज़र हैं और ज़ाहिर है वो सारे, इसका ये मतलब नहीं कि वो इमरान के बागी हैं उनमें से कोई भी ग्रुप, दोनों इमरान के सपोर्टर हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी बात जाके करते होंगे इमरान खान से। एक ग्रुप तो जो है जो इस वक्त हावी है और वो ये है कि जी हमें सिस्टम के अंदर रहना है। चुनाचे आप देखते हैं कि अगरचे PTI को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के ऊपर, मौजूदा रजीम के ऊपर, बहुत सारी ज़ाहिर मुश्किलों से भी गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने देखें इस इलेक्शन को उनको शदीद एतराज़ होने के बावजूद उस असम्बली में बैठ गए हैं, उसके हलफ उठाए हैं, असम्बली की प्रोसीडिंग्स में शामिल हो रहे हैं। जो आपकी KP का जो चीफ मिनिस्टर है वो एस्टेब्लिशमेंट से भी मिल रहा है, वो फेडरल गवर्नमेंट के इजलासों में भी शरीक होता है और अपना जो सिस्टम है वो भी चला रहा है। तो ये एक ग्रुप जो है वो ये समझता है कि भाई हमें सिस्टम के अंदर रह के ही रिलीफ मिल जाएगा। चुनाचे उनको एक कामयाबी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हुई तो एक तरह से वो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम सिस्टम के अंदर से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। एक दूसरा ग्रुप है या दूसरा नुक्ता नज़र है, वो दूसरा नुक्ता नज़र कहता है कि नहीं, ये इस सिस्टम से हमें कुछ नहीं मिलना, इनकलाब ही लाना पड़ना है और इनकलाब तैयार है और ख़ान साहब बस जिस दिन हम कॉल देंगे ना उस दिन सारा मुल्क बाहर निकल आएगा। लेकिन ये जो ग्रुप है इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसके बारे में कोई फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि ख़ान साहब भी इस ग्रुप की जो बात है उस पे कान धरने को तैयार नहीं है। अगर होता तो ज़ाहिर है जलसे हो रहे होते, फिर मज़ीद गिरफ्तारियां हो रही होती, लेकिन बड़ा लीडर जो है वो अपनी दोनों ऑप्शन खुली रखता है, तो उन्होंने भी हो सकता है अपनी दोनों ऑप्शन खुली रखी हों, फिलहाल इस नुक्ता नज़र की हमायत कर रहे हों और दूसरा नुक्ता नज़र उन्होंने जब वो समझें कि कोई एंड नहीं हो रहा तो दूसरा नुक्ता नज़र की सपोर्ट शुरू कर दें। सुहेल साहब, ये इस सारे मामले के अंदर जो है वो मौलाना साहब ने बड़ी हलचल मचा दी पिछले हफ्ते जब उन्होंने फरमाया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो इस्तीफ़ों के हवाले से हामी भर ली है, कौमी असम्बली से भी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का भी जो है वो फैसला कर लिया गया है। लेकिन अब मेरे ख्याल में आधे से पौने घंटे के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसकी डिनाइल दे दी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल भी ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि ये मौलाना साहब की जानिब से सिर्फ चेक करने के लिए ये एक चीज़ मार्केट में डाली गई थी कि देखा जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस पर रिएक्ट किस तरह करती है? क्योंकि मुझे याद है 2018 के बाद भी मौलाना साहब मियाँ साहब को भी इसी तरह टेस्ट करते थे, बार बार कहते थे कि जी अगर आप असेंबलियों को जाली समझते हैं तो फिर आइए इस्तीफ़ा दीजिए। क्या ये वही फॉर्मूला मौलाना साहब ने PTI के साथ भी अपनाया है? मेरा ख्याल है ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें ना वो उन्होंने भी तजर्बे से सीखा। जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी वो 1985 का इलेक्शन था ना उसका उन्होंने बायकाट किया, लेकिन हमेशा बाद में कहती रही कि ये हमारी गलती थी क्योंकि इसमें नए लोग आ गए और नए लोगों ने आके हमें फिर टफ़ टाइम दिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कभी बायकाट नहीं किया, 18 सीटें भी ले लीं और उसमें असम्बली में जाके बैठ गई, लेकिन अगली दफ़ा जीत गई। तो इसी तरह ख़ान साहब ने भी ये सबक सीखा है कि जो पिछली दफ़ा उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए, तो उससे उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो सिस्टम से बाहर निकल गए और सिस्टम से बाहर निकल के ऐसे निकले हैं कि जेलों तक चले गए। अगर वो सिस्टम के अंदर रहे होते, इलेक्शन अपनी मर्ज़ी का करवाते, कुछ ना कुछ केयर टेकर में भी उनका हिस्सा होता, एस्टेब्लिशमेंट भी शायद कुछ उनके साथ मामलात जो है वो अच्छे रखती। तो जब आप सिस्टम से बाहर जाते हैं तो फिर बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो शायद
वो अभी इस मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते। दूसरा, जब भी इस्तीफे दिए जाते हैं ना, तो अंदर और बाहर का माहौल देख के किए जाते हैं। अगर बाहर माहौल गर्म नहीं है तो आप अंदर माहौल गर्म करके क्या कर लेंगे? यानी अगर वो इस्तीफे दे दें और इस्तीफे दे के बाहर आ जाएं और बाहर कोई एहतजाज ही नहीं चल रहा, तो ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। आप सिस्टम से भी निकल गए और आपका एहतजाज भी नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये मौलाना फजलुर रहमान तो बहुत अरसे से 2008 के इलेक्शन में भी वो कहते थे बाइकआउट करें, ठीक है, और बाद में कहते रहे कि आप असम्बली में ना बैठें पिछली। तो ये वो समझते हैं कि एक वाज़े लाइन लेनी चाहिए और ये जो दरमियान में नहीं रहना चाहिए। लेकिन सियासी पार्टियां जो हैं वो हमेशा कामयाबी भी ये समझती हैं कि हम दोनों ऑप्शंस को खुला रखें, ठीक, ताकि जो ऑप्शन हमें बेहतर लगे उसकी तरफ चले जाए। सुहेल साहब, आखिरी सवाल, और मेरे ख्याल में ये $1,000,000 क्वेश्चन है जो शायद आप भी महफिलों में जाते होंगे तो आपसे भी पूछा जाता होगा, मुझसे भी पूछा जाता है, तो मैं आप ही के सामने रख देता हूं ताकि आप अपनी राय दे सकें। क्या लगता है आपको, इमरान खान साहब कब तक रिहा होंगे? क्योंकि अनरियलिस्टिक किस्म की भी चंद लोग बातें करते हैं, वो कहते हैं जनाब बस अब इस हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते की बात है, चंद दिनों की बात है, बस आने लगे हैं बाहर। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, जिस तरह कानूनी मामला जिस तरह चल रहे हैं, सियासी मामला चल रहे हैं, क्या प्रिडिक्ट करते हैं कब तक खान साहब को हम जेल से बाहर आता हुआ देखेंगे? देखिए जी, मेरे बस में हो तो मेरी तो आइन की समझ और जमहूरियत की समझ तो ये कहती है कि आज ही रिहा हो जाएं, बल्कि 8 फरवरी के बाद उन्हें रिहा हो जाना चाहिए था। लेकिन जाहिर है हम तूते की नकार खाने में आवाज़ कहाँ सुनी जाती है। अब अगर रियलिस्टिकली जायज़ा लिया जाए कि पावर्स दैट बी क्या कहती हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है, तो इमरान खान की रिहाई उनकी मौत है इस वक्त। तो इसलिए ज़ाहिर है वो आखिरी हद तक जाएंगे कि इमरान खान फ़िलहाल रिहा ना हो, जब तक कोई डील स्ट्राइक नहीं होती, जब तक कोई मुआहदा नहीं होता, जब तक कोई ये तय नहीं होता कि वो चुप करके बैठ जाएंगे। तो उस वक्त तक ज़ाहिर है फिर इमरान खान बाहर आ गए तो वो चुप करके तो नहीं बैठेंगे, बस वो सिस्टम को पे अटैक करेंगे। तो ये इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और ये चूंकि आप ये बात कह रहे हैं तो मैं मजबूर हो गया हूँ अगला सवाल करने के लिए भी। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक तो परवेज़ इलाही साहब इस वक्त खामोश हो गए हैं, तो क्या आपके इस फॉर्मूले के मुताबिक वो भी कोई मुआहदा शुआहदा तो नहीं करके आ गए? देखिए, बूढ़े आदमी हैं, सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं और क्या उन पे तबसरा करें। बस ठीक, अच्छा हुआ जेल से बाहर आ गए हैं। जिस तरह भी आए हैं, मेरा ये ख्याल है कि हम सबको, सारे पाकिस्तानियों को यही कहना चाहिए कि उनकी सेहत ठीक रहे, वो जो है सियासत करें, मौजूद रहें। तो इस तरह की बात करके हम उनको क्यों नुकसान पहुँचाएँ, क्या फ़ायदा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाई साहब आपका। सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन सुहेल बड़ाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमेशा बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तानी सियासत पे और किस तरह एनालाइज़ किया है उन्होंने मौजूदा सूरत हाल को, आपके सामने वो जवाब दे रहे थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।